हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हमारा पॉलिटी एमसीक्यू का क्लास 4 चल रहा है। कल हमने बात किया था आर्टिकल, पार्ट्स एंड स्केड्यूल्स की, अनुच्छेद, भाग और अनुसूची की, और आज उसका दूसरा पार्ट चल रहा है। हम प्रतिदिन सीरियल वाइज जाएंगे, इसीलिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस? पार्ट 15, पार्ट 14, पार्ट 12 या फिर पार्ट 10? भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है? भाग 15वां, भाग 14वां, भाग 12वां या फिर भाग 10? जो आपका भाग 12वां है वो भारतीय संविधान का डील करता है केंद्र तथा राज्य संबंधों से, जो कि आपके वित्तीय संबंध भी बोले जाते हैं। भाग जो आपका 15वां है वो बात करता है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के बारे में। भाग जो आपका 14वां है वो नौकरियां जो राज्य तथा केंद्र के बीच हैं उसके बारे में बात करता है। तो भाग 14वां आपका बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके जॉब्स होते हैं जैसे यूपीएससी, उनके बारे में बात करता है। भाग 10वां बात करता है शासन की, पिछड़े इलाके तथा दूर इलाकों की। अगला प्रश्न देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 361। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। तो आपका जो आर्टिकल 360 है वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल की बात कौन करता है? आपका अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 आपका बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। अगर आपकी राष्ट्रीय आपातकाल होती है तो उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 352। अब राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल होता है जब कोई बाहरी लड़ाई चल रही हो, बाहरी युद्ध चल रहा हो या आंतरिक विद्रोह चल रहा हो, तो आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ता है। आर्टिकल 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन की, अनुच्छेद 356। आर्टिकल 361, अनुच्छेद 361 वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, जो आपको राष्ट्रपति को बचाना होता है, प्रोटेक्शन देनी होती है, या फिर गवर्नर या राज प्रमुख को, वो उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 361। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? आर्टिकल 79, आर्टिकल 76, आर्टिकल 57, आर्टिकल 61। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 57 या फिर अनुच्छेद 61? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति क्या करे? संविधान का उल्लंघन करे, जिसे संसद डिसाइड करती है। आर्टिकल 57 की बात करें तो आर्टिकल 57 बात करता है री इलेक्शन की, जो कि री इलेक्शन आपके दोबारा इलेक्शन होते हैं उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं, अगर आपको स्टेट में देखना हो, राज्य में देखना हो, तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि आपके सबसे बड़े होते हैं वकालत में। और अगर आप सेंटर में देखेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि सरकार के वकील होते हैं। आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 से 122 ये बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 79 से 122 तक। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? 5th स्केड्यूल, 4th स्केड्यूल, 3rd स्केड्यूल या 6th स्केड्यूल? भारतीय संविधान के निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 5वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 3री अनुसूची या फिर 6वीं अनुसूची? तो आपको पता होना चाहिए कि चौथी जो अनुसूची है संविधान की बात करता है, राज्यसभा में सीट्स के बारे में बात करता है चौथी अनुसूची।
5वें प्रश्न पर चलते हैं। द प्रोविजन ऑफ द 6th स्केड्यूल शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय। छठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक राज्य में लागू नहीं होगा? त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम, मेघालय। छठवीं जो अनुसूची होती है आपकी, जो 6th स्केड्यूल होता है, उसका मतलब होता है जो शासन करवाता है पिछड़े इलाकों में और वो दर्जा दिया गया है। तो पिछड़े इलाकों में अगर कोई कार्य करना है तो छठवीं अनुसूची के तहत होता है। अगर आप बात करें तो छठवीं अनुसूची में आते हैं ATMM। ATMM से आप याद कर सकते हैं आसाम, A से आसाम, T से त्रिपुरा, ठीक है, T से त्रिपुरा, और M से मिजोरम, M से मेघालय। तो ये आते हैं आपके पिछड़े इलाकों में और इनको छठी अनुसूची के अनुसार प्रावधान मिला है, ठीक है। जिसको नहीं मिला है वो हो जाएगा आपका गोवा। इन सबको मिला है, गोवा को नहीं मिला है छठवीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान। 6th क्वेश्चन की बात करें तो विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर? आर्टिकल 352, आर्टिकल 368, आर्टिकल 360, आर्टिकल 268। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 268। तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की बात करता है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 268 बात करता है जो कर लगाया जाता है केंद्र द्वारा परंतु उसे वसूला जाता है राज्य द्वारा। तो 268 किसके बारे में बात करता है? कर के बारे में बात करता है जो कि केंद्र द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 352 बात करता है इमरजेंसी के बारे में जो कि आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 किसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 356 बात करता है आपके प्रेसिडेंट रूल के बारे में। तो ये हैं आर्टिकल्स आपके, आर्टिकल 352, आर्टिकल 368, आर्टिकल 268, आर्टिकल 360। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 चैप्टर्स, 24 चैप्टर्स, 25 चैप्टर्स, 16 चैप्टर्स। भारतीय संविधान में विभाजित है 22 अध्याय, 24 अध्याय, 25 अध्याय या फिर 16 अध्याय। तो अगर आप पहले की बात करें, जब हमारा शुरुआत में संविधान लिखा गया था तो तब होते थे 395 आपके आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स मतलब भाग, 8 स्केड्यूल्स मतलब कि अनुसूची। तो 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। लेकिन अब प्रेजेंट में हम बात करें तो हमारे यहाँ 448 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुच्छेद। और ये कितने चैप्टर्स में डिवाइड है? तो 22 चैप्टर्स में डिवाइड है, 22 अध्याय में डिवाइड है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? भारतीय संविधान का निम्नलिखित लेख मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 14। तो कौन सा है इसमें? अनुच्छेद 51A जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 32 के बारे में बात की जाए तो वो है संवैधानिक उपचारों के बारे में बात करता है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है आपका अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है द टर्म स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 1, आर्टिकल 8, आर्टिकल 12, आर्टिकल 3। शब्द राज्य को परिभाषित किया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस में? तो किस में किया गया है राज्य शब्द को परिभाषित? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 12 में या फिर अनुच्छेद 3 में?
तो आपका स्टेट वर्ड जो राज्य शब्द है उसे आर्टिकल 8 में यूज़ किया गया है, अनुच्छेद 8 में यूज़ किया गया है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है राज्य और संघ के बारे में बात करता है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 बात करता है मूल अधिकारों के बारे में बात करता है, आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 किसके बारे में बात करता है? मूल अधिकारों के बारे में बात करता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। 10वां क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 32, आर्टिकल 35, आर्टिकल 15, आर्टिकल 226। भारतीय संविधान हाई कोर्ट अदालत का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 226? तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो आपका अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 भारतीय संविधान का हाई कोर्ट को अधिकार देता है रिट्स को, ताकि मूल अधिकारों को बचाया जा सके। तो रिट्स यूज़ करने की हाई कोर्ट को आपको भारतीय संविधान अधिकार देता है ताकि मूल अधिकारों को जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाया जा सके। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का निम्नलिखित लेख राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 151? तो कौन सा अनुच्छेद है इसमें? तो आर्टिकल 148, आर्टिकल अनुच्छेद 148 डील करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपके नियंत्रक महालेख परीक्षक होते हैं, उनको नियुक्ति के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 148। आर्टिकल 149 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 149 वो बात करता है जो आपके CAG होते हैं, जो आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, उनके काम व ताकत के बारे में बात करता है, आर्टिकल 149। आर्टिकल 151 जो अनुच्छेद आपका 151 है वो किसके बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 151 बात करता है उसके रिपोर्ट के बारे में, कि वो जो आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं वो उनकी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करता है, वो जो रिपोर्ट निकालते हैं उनके बारे में बात करता है, आर्टिकल 151। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज नॉमिनेटिंग मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, issuing ordinances, dissolving the state legislative assembly, assenting bills passed by the state legislature। राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राज्य विधानमंडल में सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना, राज्य विधानसभा का भंग करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूर करना। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है आपका क्या होता है? अध्यादेश जारी करना। तो इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर और रूल इशू करना, ऑर्डर और रूल इशू करने को क्या बोलते हैं? अध्यादेश जारी करना कहते हैं। तो आर्टिकल 213 जो है आपका संविधान का, गवर्नर को यह ताकत देता है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश को पारित कर सकता है, बाकायदा कि वो उस अध्यादेश से संतुष्ट हो, उसकी संतुष्टि अध्यादेश की, वो अध्यादेश को पारित कर सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है राज्यपाल की। 13 क्वेश्चन की बात करें, द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू, यूपीएससी के मूल का पता लगाया जा सकता है कौन से अधिनियम से? 1909 अधिनियम, 1947 अधिनियम, 1930 अधिनियम या फिर 1919 अधिनियम? तो कौन से अधिनियम से पता लगाया जा सकता है? तो लगाया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया था
ताकि भारतीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन बनाने में भाग ले सके। इससे पहले प्रशासन बनाने की जो भारतीय लोगों को जोड़ना था वो नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, 1919 अधिनियम आया था, उसमें भारतीय लोगों को भी प्रशासन में जगह दी गई थी। यूपीएससी का गठन 1919 में हुआ था, इसीलिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है आपका यूपीएससी, उसका जो पारित करने का जो हुआ था वो 1919 में हो गया था। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमिटी ऑन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? GVK राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति निम्नलिखित में से कौन सी है? GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, LM सिंघवी समिति। तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो 1970 में क्या हुआ था आपका? 1970 में जनता गवर्नमेंट बनी थी। उन्होंने क्या किया? पंचायती राज का गठन किया, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता समिति उसको बोला जाता था, ठीक है। इस कमेटी ने 1978 में 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की, 8 साल बाद, ठीक है। उसमें उसने क्या किया? उसमें उसने बोला कि 132 उसने सुझाव दिए ताकि ताकत मिल सके पंचायती राज को। पंचायती राज को उठाने के लिए और उसको सही करने के लिए 1978 में 132 सुझाव दिए गए अशोक मेहता कमेटी द्वारा पंचायती राज के लिए। अगला प्रश्न है, Which one of the following pairs is correctly matched? 1853 Act Governor General of India, 1861 Act Portfolio System, 1935 Act Bicameralism, 1919 Diarchy at the Center। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? 1853 अधिनियम भारत के गवर्नर जनरल, 1861 अधिनियम पोर्टफोलियो प्रणाली, 1935 अधिनियम द्विसदनात्मक, 1919 अधिनियम केंद्र में डाय सत्ता। तो इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो गाइज ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।